संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या होता है भाई प्राचीन, बताओ। बताओ प्राचीन, कुछ बताओ होता क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? बताओ क्या होता है? सर इसमें 5 प्रकार की ड्यूटी डायरेक्ट है। हाँ देखिए हमने बताया कि जैसे अभी हमने आपको पढ़ा कि मूल अधिकार जो हमारे व्यक्ति का अधिकार है, मूल अधिकार जो कहते हैं वो 6 प्रकार का होता है, मोटी मोटा 6, ठीक है। 5 प्रकार का हम लोगों ने पढ़ लिया। 6वां में क्या होता है, यह भी एक मूल अधिकार है। क्या अधिकार है कि अगर बाकी के 5 अधिकारों का हमारे हनन होगा तो हम कहाँ जाएंगे? अनुच्छेद 32 के तहत हम न्यायालय में जाएंगे। अब वह डिपेंड ये करता है कि किस प्रकार के मौलिक अधिकारों का आपके हनन हुआ है। जो रीट होती है, जो हमारा न्यायालय जो 5 तरीके से हमको न्याय देता है, हमारी बात को सुनता है, तो वो डिपेंड ये करता है कि उन 5 हमारा किस तरीके का मौलिक अधिकार हुआ है। कभी कभी कुछ तो वह व्यक्ति के खिलाफ निकाला जाता है, कुछ रिटें जो होती है उच्च न्यायालय अपने से छोटे न्यायालय को निकालता है। तो हम लोग इसमें यही पढ़ेंगे कि ये जो संविधान के हिसाब से संवैधानिक उपचारों मतलब उपचार मतलब क्या होता है? निवारण, इलाज, संविधान के हिसाब से इलाज या उपचार या किसी चीज का ठीक होना, उसी कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 के तहत संविधान में प्रावधान किया गया है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए थोड़ा सा पहले। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। स्वयं एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के विरुद्ध भी है। जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वह व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा माना है, मूल आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, QUO 14। चार प्रतिषेध, एक मिनट उधर आ जाए, बंद कर दिए। प्रतिषेध हो गया। और जो 5वां है तो 5वां हो गया आपका प्रेशर। एक मिनट हाँ बताओ क्या प्रतिषेध का इंग्लिश में क्या है? प्रोहिबिशन है कि प्रोहिबिशन। अच्छा हिंदी अच्छा नहीं है क्या? हाँ थोड़ा सा बड़ा है। एक मिनट। ठीक है तो शुरू करें। ठीक। देखो कभी हमने आपको इंग्लिश इसलिए लिखा दिया कि कभी कभार क्या करता है, पूछ लेता है, इंग्लिश का नाम ले लेता है। यदि पूछता नहीं है आपको यही पूछेगा, लेकिन पूछ दिया कि हैबियस कॉर्पस, तो आप सोचेंगे कि तो क्या है, तो हैबियस कॉर्पस में क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए ये जो 5 प्रकार की रीट है, अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मतलब उच्चतम न्यायालय में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अनुच्छेद 32 के तहत वह देखता है कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसके किस तरीके से मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो
तो जिस तरह का आपके मूल अधिकारों का हनन होता है उसी से रिलेटिव जो ये 5 प्रकार की रीट है वो जारी करता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ रीट तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट अपने से छोटे न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय इनको जारी करता है, और कुछ को तो डायरेक्ट किसी व्यक्ति या संस्था में जारी करता है। ठीक, अब हम लोग दो लाइन पर समझेंगे कि ये होता क्या है। पहला हेडिंग को डालेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। लिखिए इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को पाना, शरीर को पाना। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समझ प्रस्तुत करने का, अपने समझ प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, ताकि बंदी बनाए जाने वाले कारणों का, बंदी बनाए जाने वाले कारणों का पता चल सके। यह रीट राज्य तथा उसके अधिकारियों एवं किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या सेंटेंस क्या सर? राज्य तथा उसके अधिकारियों एवं किसी व्यक्ति उससे पहले यह रीट राज्य तथा उसके अधिकारियों एवं किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बंदी बना के रखा हो, ठीक, कोई व्यक्ति बंदी बना के रखा हो, सरकार रखी हो या कोई अधिकारी रखा हो। हमने बताया ना कि आपको अगर बंदी बनाने में जेल थाने पे अगर आपको बैठाया गया तो वो भी बंदी बनाया जाए स्टेशन पर। कोई अगर आपको किडनैप करके रखा हुआ है तो कुल मिलाकर के नियम के तहत हमने बताया कि अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको जो सबसे निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, आज ही आपको पकड़ में ले गया, 5 दिन तक बैठाए पड़ा है, तो आप क्या करेंगे? सीधा रीट जारी करेंगे, उठ जाएंगे, बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब वहाँ से रीट जारी होगी। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। रीट मतलब समन, नोटिस, इसी को रीट कहते हैं संवैधानिक भाषा में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी होगी जिसके खिलाफ आप जाएंगे, तो उसको कहा जाएगा कि आप उस व्यक्ति को सशरीर, बंदी प्रत्यक्ष मतलब बंदी जो है उसको मेरे सामने प्रत्यक्ष करो, सशरीर मेरे सामने आप ले आइए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि किस कारण से आप उसको बंदी बनाए हैं, आप उसको रोके हैं। तो ऐसी कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी होता है, और यह रीट किसी राज्य के खिलाफ भी जारी हो सकता है, किसी उसके अधिकारी के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है,
और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कभी गाँव में नहीं होता है कि लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, घर बंद कर देते हैं, आपको निकलना नहीं, 2 दिन 4 दिन होता है इस तरीके से। तो ये भी आपके मूल अधिकारों क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ आपने रिट किया है या एप्लीकेशन दिया है, तो उसके खिलाफ होता है बंदी प्रत्यक्ष निकालेगा। आप बताओ क्यों आप बंदी बना कर रखे हैं। अगर कोई सही कारण है तो कहेगा हाँ ठीक है तुम बंदी रहने दो। सही, अब कैसे कहेगा, मान लो कोई पागल हो जाए, पता लगेगा अगर वो उसको दरवाजा घर में नहीं बंद करेंगे, बाहर निकलेगा तो घर में आग लगा दे रहा है, किसी को मार दे रहा है, किसी को काट ले रहा है ना। इसमें अगर इस तरह की चीज़ हो रही है, हरकत हो रही है, तो कोर्ट कहेगा नहीं ठीक है इसको बंदी रहने दो। और हेलो, हाँ तो जाएगा आ रहा है 2 बजे तक वो पहुँचेगा, उसके बाद हाँ वो शुरू कर दिया है। हाँ तो 2 बजे तक मेरे साथ पहुँचेगा नहीं दिए वो आ रहा है, बात करके आ रहा है। नहीं वहाँ से आ रहा था। हाँ नंबर तो अभी ट्रेन नहीं दिया। हाँ अभी मेरी बात हो रही थी, अभी क्लास में फ़ोन कर रहा था। तो इस तरीके से अगर कोर्ट ही तो देखेगा ना कि नहीं, अगर बंदी बनाया गया है तो जब सामने आप उसको जाएंगे तो भी देखेगा ये व्यक्ति पागल है कि नहीं पागल है। इस हिसाब से ऐसे जब मूल अधिकार का हनन होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निकाला जाता है। दूसरा लिखिए परमादेश। परमादेश लिखिए परमादेश परमादेश लोक प्राधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन कराने के लिए बाध्य किया जाता है। बाध्य किया जाता है। परमादेश तब जारी किया जाता है। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है जिससे कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार
अधिकारों का हनन हो रहा है। मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इसका मतलब समझ आया? शिवानी क्या समझे बताओ? पढ़ना जो बताओ मुझे किससे क्या बताऊंगा। सर जैसे कि कोई अधिकारी है, हाँ वो मतलब अपने पद का गलत उपयोग कर रहा है, हाँ उससे मतलब जैसे आम नागरिक को दिक्कत नुकसान हो हो, रही है। दिक्कत हाँ हो। हाँ ठीक है, यही है। ये कह रहा है कि परमादेश किसी ऐसे लोक क्रांतिकारी मतलब अधिकारी, लोग मतलब जनता का के विरुद्ध जारी किया जाता है कि आप अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपके इस कार्य से किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। मान लीजिए कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, और आपका एडमिशन यहाँ पर बीटीसी में हो गया है और आपको बीटीसी की क्लास करना है, और यह कॉलेज किसी स्टाफ को नहीं रखा, सिर्फ एडमिशन करके आपको टहलाना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप हमारे नहीं करोगे, आप कोर्ट जाओगे। आप बताएंगे कि सर हम इस कॉलेज में बीटीसी के स्टूडेंट हैं, सर वहाँ क्लास नहीं चलता, और सर क्लास नहीं चलेगा तो क्योंकि ये नियम है कि सर 75% अगर क्लास हम नहीं अटेंड करेंगे तो हमको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और हम सर पास कैसे होंगे। तो ये क्या होगा? ये आपके मूल अधिकारों क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तुरंत कोर्ट क्या करेगा? जो सक्षम यहाँ का अधिकारी है, चाहे प्रबंधक हो, चाहे प्राचार्य हो, चाहे जो भी है, उसको तुरंत क्या करेगा? आदेशित करेगा, आदेश देगा कि आपके जिले मान लीजिए डीएम कोई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब यहाँ के प्राचार्य में थोड़ी नोटिस भेजेगा, डीएम को कहेगा किस जिले का मामला बताए, डीएम बताएंगे, आप बताएंगे सर इलाहाबाद का, डीएम को नोटिस आएगी फला 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 इस एरिया में कॉलेज है, यहाँ के मामला चल रहा है, तुरंत वहाँ से जांच आएगी तो आप फिर सुधार हुआ ना। तो जब इस तरीके से किसी लोक प्राधिकारी के वजह से अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति जब जाएगा, लेकिन जब जाएगा तभी हमने क्या कहा, कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। जाना मतलब अधिकार अपना जब आप मांगेंगे तभी आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया? परमादेश निकालेगा। तीसरा लिखिए, अधिकार परीक्षा। लिखिए, इस रीट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक पद पर कार्यरत किसी लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। और उसके बाद उसके सही गलत होने का फैसला किया जाता है। उसके सही गलत होने का फैसला किया जाता है।
हो गया नया जरा इसका 3-4 फोटो खींच लो इधर से। हाँ और पास आकर ले देखिए इसका मतलब समझा कि जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति जब सरकारी नौकरी पाता है, ठीक, सरकारी नौकरी जब पाता है और मान लीजिए उसके खिलाफ कोई रीट जारी कर दिया, उसके खिलाफ सीधा निकल गया से, तो अब मान लीजिए रीट हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका परिचित हो, अब वो कह दिया कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वह सही तरीके से नहीं हुई है। सही तरीके से नहीं मतलब क्या होगा, बस बेटा मान लीजिए कि आपने बता दिया कि इनकी जगह पे परीक्षा कोई और दिया, अभी यहाँ एक मामला आया था, अभी बताएंगे कि आप होगा तो बताएंगे। मान लीजिए कि यही बताते हैं कि आप दो लोग हो, मान लीजिए कि शिवानी और प्राची दोनों लोग ये तैयारी कर रही हैं और क्या किया शिवानी ने अपने मार्कशीट में छेड़खानी करके या पैसा दे करके किसी दूसरे को बैठा करके परीक्षा पास कर गई और टीचर हो गई, ठीक, तो टीचर हो गई, तो जब तक कोई नहीं जा रहा तब तक शिवानी टीचर बन के पढ़ा रही है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि किसी को पता लग गया कि ये मामला हुआ है, तो तुरंत क्या होगा शिवानी के खिलाफ रीट जारी होगी, वो जाएगा एप्लीकेशन देगा, तो वहां पर क्या होगा कि न्यायालय से रीट कौन से निकालेगी, अधिकार परीक्षा, और रीट मतलब नोटिस, रीट मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं, उसी को संविधान की भाषा में रीट कहा जाता है। एप्लीकेशन हो गया, नोटिस हो गया, होता है इस तरह के जिसको हम लोग पत्र कहते हैं। तो अब वह क्या होगा कि आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा नामक रीट आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप टीचर हैं या इस पद पर हैं, तो कैसे आप आए, मतलब कैसे आपकी नियुक्ति हुई, आप आके अपना प्रमाण दीजिए। आप पता लगे शिवानी अपना BTC की मार्कशीट इकट्ठा करेगी, चारों सेमेस्टर डिग्री इकट्ठा करेगी, ठीक, उसके बाद टेट का जो फार्म भरी है वो फार्म इकट्ठा करेगी, टेट पास की है वो रिजल्ट जाएगा, ठीक, फिर सुपर टेट पास की है वो रिजल्ट जाएगा, फिर जो मेरिट बनी है वो रिजल्ट जाएगा, फिर जो सिलेक्शन हुआ वो लिस्ट आई है वो जाएगा, तो शिवानी बताएगी सब, ठीक। अब उसको कहाँ डाउट है, अभी यहाँ भी डाउट है, अच्छा तो ठीक है, पहले परीक्षा में बैठा कौन है, भाई डाउट है, अगर कोई कहा ना कि इनकी परीक्षा दूसरा कोई दिया है, तो फिर वो डिटेलिंग मतलब कुल मिलाकर के वहाँ पर ही आपको जांचा रखा जाएगा कि आपके खिलाफ ये चीज़ें आई हैं या प्रत्यावेदन आया है, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा नामक नोटिस जारी की जाती है, और अगर आप सही हैं तो ठीक है, गलत है तो आपको बाहर किया जाएगा। क्लियर हुआ भाई, ये भी तो भाई कौन जाएगा, मान लीजिए कि आप एक सीट मेरा आपसे 1 पॉइंट कम रह गया और आपका हो गया, तो किसी न किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ है, आप गलत तरीके से हुए हैं तो वो तो जाएगा ही। तो जब ऐसी चीज जाती है कि मतलब इसमें अधिकार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि आप किसी पद पर हैं, बात तो टीचर की नहीं है, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अधिकारी से लेकर के सचिव के पद की बात कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ ये बात आ सकती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप अगर इस पद पर हैं तो कैसे हैं, या क्या मतलब क्या कैसे का मतलब योग्यता क्या माना गया था, आप क्या क्या है इसमें। अभी हम आपको बताएं कि अभी हम गए थे राष्ट्रीय कंपनी विश्वविद्यालय इंटरव्यू देने के लिए, तो 2 सीट थी, अभी पिछले महीने की बात है, एग्जाम जब चल रहा था उस टाइम की बात है, तो 2 सीट थी, एक जनरल एक OBC, 78 लोगों ने फॉर्म भरा था, और 78 लोगों ने फॉर्म भरा था और एग्जाम हुआ, एग्जाम में 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए, उनको मेरा भी नाम था, तो वहाँ से मुझे लेटर भी आया मेल पे कि फला तारीख को आपका इंटरव्यू है, ऐसे ठीक है। एक दिन पहले मुझे फ़ोन आता है कि मतलब कि आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, तो मैंने कहा क्यों, ताकि आपकी जो OBC की जो सर्टिफिकेट है वो पुराना है, नवीनतम नहीं है। हमने कहा नवीनतम मतलब कहा कि मुझे 2025 से चाहिए, और मैं लगाया था 2024 में। हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि जो जाति प्रमाण पत्र हमारा बना हुआ है उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए मान्य होता है, आप भी देख लेना, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना तो उस पर लिखा होता है यह प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य होता है। तो कहा सर हम नहीं जानते सर, हम चयन समिति से बोले आप रजिस्ट्रार से बात करिए, रजिस्ट्रार को हमने फोन किया तो कहा चयन समिति बात करिए,
कहा ठीक है। हम कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए, मुझे लिख के मेरे प्रमाण पत्र पर लिख के दे दीजिए कि हम इस प्रमाण पत्र को नहीं मानेंगे, हम इंटरव्यू नहीं देंगे। कहा अरे सर ऐसे नहीं होता, वैसे मुझे, मैंने कहा आप कहाँ पे लिखे हैं कि मुझे नवीनतम प्रमाण पत्र चाहिए? आप विज्ञापन में कहाँ लिखे हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मेरा फॉर्म आपको जमा हुआ, ऑफलाइन फॉर्म गया था, तो मेरा अगर प्रमाण पत्र पुराना था तो आप मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिए, ठीक? आप मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिए होते तो आपने मुझसे एग्जाम क्यों कराया? और मजे की बात है कि एग्जाम के पहले वेरिफिकेशन करना पड़े सारे डॉक्यूमेंट का, मतलब कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इंटरव्यू के पहले होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि 10 बजे हम लोग बुलाया, एग्जाम 12 बजे चालू हुआ, उस 2 घंटे में इन्होंने सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, वहाँ भी मेरा सही था। अब जब मैं पास हो गया, इनको ये लगा कि यार इसके पास तो PhD की भी डिग्री है, इसके पास तो 13 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, समझो मेरी बात, उनके दिमाग में क्या था, और लिखित में भी अच्छा नंबर रहा होगा, भाई वहाँ हमको पास बताएगा, कितना नंबर ये नहीं बताएगा। तो इनके लगा होगा कि अब इनको निकाला कैसे जाए, किसी से पैसे की बात किए होंगे, या कहीं जाति की बात आई होगी, टकराई होगी कि या तो हमें हटा के किसी दूसरे को रखा जाए। तो हम भी जब पूरा पॉइंट पकड़ लिया, बिल्कुल हम भी टाइट हो गए। हम कहें कि आप इंटरव्यू सर अगर मेरा नहीं होगा तो किसी को नहीं देंगे। तो वो लोग पूरा कि नहीं ये नहीं, हमने कहा कि आप एग्जाम के पहले आपने वेरिफिकेशन किया, मेरा जो फॉर्म सबमिट हुआ उसमें भी आपने चेक करके मुझे मेल किया होगा कि आपका एग्जाम इस तारीख को है, पूरा डॉक्यूमेंट आप मंगवाए, मेरा वेरिफिकेशन हुआ, उस पर भी सब कुछ सही था, एग्जाम में पास हो। अब इंटरव्यू के पहले क्या दिक्कत आ गई? तुरंत रीड किया और सारा का सारा इंटरव्यू रुकवा दिया है। जब तक हमारी बात समस्या का समाधान नहीं होगा, या तो हमारा प्रमाण पत्र फर्जी निकलेगा कैसे? 3 साल का प्रमाण पत्र जब सरकार, भारत सरकार, यूपी सरकार मानी है, तुम कौन हो जो कैंसिल करने वाले? ये तो भाई व्यवहारिक तौर पे आप भले कहते हम नहीं मानेंगे, लेकिन लिखित तौर पे आप नहीं कहीं नहीं सकते। तहसीलदार का, SDM का, ADM का उस पर सिग्नेचर बहुत होता है, उस पर लिखा रहता है कि यह प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य है। आप हमको उसी पर लिख के दे दीजिए केवल कि मैं रजिस्ट्रार राशि टंडन हूँ, ये फला मैं इसको नहीं मानूंगा, सिग्नेचर मोहर लगा कर आपको दे दीजिए। अगर ना आपकी नौकरी खत्म हो जाए बताइए मुझे। तो उसके बाद इंटरव्यू रुक गया, मैं अपने घर वो लोग अपने घर चल रहे हैं, अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है। तो ये क्या है, ये कब आप करेंगे? जब आप जानेंगे यहाँ हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ नहीं, हमारी जगह किसी और को ले जाया जा रहा है, हम प्रोसेस में हैं, हम सिस्टम में हैं, तो ऐसे तो निकलेंगे नहीं। तो पूरा इंटरव्यू रुका दिया। अब जब तक हमारे प्रमाण पत्र का फैसला नहीं होगा, भाई फैसला क्या होगा उसमें? वो अच्छा ये बताओ, आप बताओ कि कोई किसी व्यक्ति की जाति बदलती है? एक बार लड़की हो, महिला हो, तो शादी के बाद संभावना है कि उसकी बदली जा सकती है। भाई जैसे कोई लड़की है, मान लो आप लोग अभी यादव हो, ठीक, कोई लड़की है, और बाद में अगर वो किसी दूसरे कास्ट में शादी कर लेती है, तो हमारे यहाँ भारतीय समाज में पिता और पति, शादी के पहले पिता की जाति और शादी के बाद पति की जात के आधार पर लड़कियों की जाति होती है। लेकिन कोई लड़का है तो अगर हमारी जाति अगर यादव पहले से ही है, हमारी शादी चाहे जिससे हो जाए, तो हम तो वही रहेंगे, जो मेरे पास आएगा उसकी जाति बच देगी ना। तो यहाँ से भी सब कुछ था, मामला फंसा हुआ है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब आप जाते हैं तो इस तरीके से था कि भाई आप ये अधिकार परीक्षा नहीं होता कि आप बताइए कि आप इस पद पे कार्यरत हैं, तो कैसे कार्यरत हैं, अब वो लोग बताएंगे आप लोग। सर जैसे जो मतलब जाति बदलती है लड़कियों की, अगर वो ना चाहे तो नहीं बदल सकती ना? नहीं, देखो न चाहे मतलब आपको चाहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में ये लिखा है, न चाहने मतलब आप क्या करेंगे? कोई लड़की कहेगी कि हम ठाकुर, हमसे नाम आप भले से लिख सकते हो, लेकिन आपको उसी जाति का माना, आपका मतलब उनका जो बच्चे होंगे, वो पिता की जाति के ही माने जाएंगे। माँ का सरनेम नहीं लगा सकते? माँ का नहीं लगा सकते? सरनेम लगाना, देखो हमने क्या कहा कि सरनेम तो कोई किसी का लगा सकता है, सरनेम कोई किसी का लगा सकता है। मान लो ऐसे आप समझो कोई 80 लड़की है,
कोई एससी लड़की है वह किसी ओबीसी से शादी कर लेती है, ठीक है। अब चलो यही आपको बताते हैं, अगर वो किसी ओबीसी से शादी कर लेती है तो मान लो कंपटीशन का फॉर्म भरती है, तो आप बताओ एससी भरेगी कि ओबीसी भरेगी? ओबीसी भरना पड़ेगा। क्यों? या तो अपने पति का नाम दिखाए, पिता का नाम दिखाए, या तो पिता का नाम दिखाए। अब पिता का नाम अगर आप दिखाओगे तो पिता से संबंधित आपको निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, पिता से संबंधित आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। और अगर आप 5-7 साल तक यही दिखा रही हो तो आप किसी का मतलब किसी पत्नी नहीं है, तो फिर वो जो पति पत्नी वाला मामला होता है फिर वो दूरी बन जाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि शादी के बाद लड़कियों के सबसे पहले क्या होता है, आधार कार्ड में पता चेंज करवा दिया जाता है, क्योंकि उनका निवास कहाँ बने, पति की तरफ से बने। तो वो फिर वो पति पत्नी वाला जो एक तरीके से जो कहा जाता है वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो फिर अलग बात हो गई कि हम पति का आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे, पति के यहाँ का निवास नहीं बनवाएंगे। तो अच्छा यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अब सोचो कि अगर ऐसी कंडीशन में बच्चा हो, अब बच्चा क्या करेगा, किसका निवास बनवाएगा? मम्मी के पापा को बनवाएगा कि अपने पापा को बनवाएगा? फिर अपने पापा को बनवाएगा तो ओबीसी जाएगा। क्या होना चाहिए सर ये बताओ? सर हर चीज में क्यों मतलब लड़कियों का ही बदला जाता है? ये बदला नहीं जाता है, ये समझिए। अच्छा ये बताओ परिवर्तन किसकी वजह से होता है? जो जिसकी महत्ता अधिक होती है परिवर्तन वही करता है, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव अगर सोचोगे, जैसे इतने पुरुष हैं, सब पुरुष हैं, सब निराश बिल्कुल सुस्त बैठे पड़े हैं बिना काम के, एक लड़की आती है बीच में, सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। सोचो सब लोग क्या हो जाते हैं, लड़की मीन्स एक फीमेल आती है, सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। कैसे एक्टिव होते हैं? चाहे कोई सही नजर से देखता हो है तब भी एक्टिव है, बुरी नजर से देख रहा है तब भी एक्टिव है, फ्री होम बैठा है कोई लड़की आगे जो शादी से बैठ रहा है वो भी एक्टिव है। आया कि नहीं आया? तो उसका थोड़ा पॉजिटिव लोगे तो ये लड़कियां कमजोर नहीं मानी जा रही हैं, उनकी समाज में अहम भूमिका है। समाज में परिवर्तन और समाज का परिवर्तन दोनों लाने में लड़कियों की भूमिका है। अगर लड़कियां ना हो तो व्यक्ति की शादी तो एक अलग की बात है, जो समाज का सिस्टम है वो कैसे चलेगा? तो भूमिका किसकी आ गई है? बस एक उदाहरण हमने आपको बता दिया कि इतने भी पुरुष बैठे हैं, सुस्त बैठे हैं, बिल्कुल एकदम निराश, सो रहे हैं, मर रहे हैं शांति से। जैसे एक फीमेल आती है सब क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ये उदाहरण आप हर जगह देख सकते हो। तो बात यहाँ उसकी नहीं है, बात ये चूंकि हिंदू लॉ अगर आप पढ़ेंगे जब भी तो ये हर धर्म का अपना प्रावधान किया गया है। अब जैसे हमारे यहाँ शादी को क्या माना गया, संस्कार माना गया है। कहा जाता है कि डोली उठ के गई है तो अर्थी उठ के आएगी, मतलब उस घर में एक आ जाता है ना, मतलब कि जन्म जन्मांतर का संबंध हिंदू धर्म में। मुस्लिम में क्या होता है, आज जा रही है रास्ते में सोच रही कितने दिन तक वहाँ रहना है, चलिए एक साल इसके साथ रहती हूँ और वो वाला लड़का अच्छा था जो वो वाले मौसी का लड़का है, एक साल इसके साथ रहूँगी, एक साल उसके साथ शादी करती हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसा है, ये सही बता रहा हूँ नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि चाहे लड़का पागल हो, चाहे काला हो, गोरा हो, जो भी कुछ है, क्या है परमेश्वर रहना इसी के साथ है। थोड़ा सा अगर आप इधर उधर करेंगे भी तो 2-4 लोग आपको सिखाएंगे। सर एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हमारी मतलब अहम भूमिका होती है, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी हम लोगों को किया गया है। प्रताड़ित किया गया है, लेकिन ये भी आप देखो ना कि बिना महिलाओं किसी का उद्धार भी तो नहीं हुआ है, बिना महिलाओं किसी का उद्धार भी तो नहीं हुआ है इतिहास में। जो भी चीजें बदला जाता है वो सिर्फ हमेशा मतलब औरत ही बदलती है, कभी तो बस तो हमने यही कहा ना, बदलने का हक और अधिकार किसको है, औरतों के पास है। इसलिए औरतों की भूमिका अहम है। पुरुष कितना भी महिला को डांट ले, मार ले, ये दिखाने की जरूरत है, अंदर से उसको ये रहता है कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा, और ये हकीकत है। तो अब मुस्लिम में क्या होता है, उनका कल्चर क्या कहता है, मुस्लिम लॉ क्या कहता है कि
कुछ नहीं, ये एक तरीके से शादी है, कॉन्ट्रैक्ट है। जाओ 1 साल 2 साल बाद क्या करेंगे, बदल लेंगे। ठीक, तो इसी हमने कहा ना कि हमारे यहाँ लड़की जब डोली उठती है तो ये रहता है कि अब जिस घर में डोली जा रही है वहाँ से इस लड़की की आर्थिक जिंदगी, मतलब कि जब पूरा उम्र आपको आर्थिक मतलब यही हुआ। लेकिन मुस्लिम में क्या है, मुस्लिम में पता है कि जा रही है 1 साल 2 साल के बाद देखते हैं ठीक हुआ नहीं, दूसरे वाले ये वाले मौसी की लड़की के साथ शादी हुई है और दूसरे वाले मौसी का लड़का इंतजार कर रहा है, उससे कर दिया जाएगा, उससे कर दिया जाएगा। तो उनके यहाँ ये प्रक्रिया क्या है, आसान है। तो आइए ये क्लियर हो गया 3 चीज, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। सर एक चीज और बता दीजिए। हाँ, प्राक्षिक में हाई स्कूल और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में नाम में आगे कुमारी है और इंटर में नहीं है। हाई स्कूल में है और ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं। सर नाम में पहले KM लिखा है। नहीं, कुमारी है कि AM? KM ना, वही तो कुमारी हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वो टाइटल माना जाएगा, वो उसमें कोई फॉल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक, क्योंकि कुमारी बिल्कुल हाई स्कूल में लड़कियों की शादी होती है तो वहाँ तो कुमारी लिखना क्लियर होता है, और इंटर में केवल नहीं है ना, उससे कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुमारी से कोई नाम की स्पेलिंग की करेक्शन नहीं है ना, एकदम शांति से, कुछ भी नहीं, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुमारी से कोई दिक्कत नहीं होती। नाम में अगर आगे पीछे कुछ होता तो थोड़ा से हमारे नाम में खुद अभी तक एक इंटर के नाम मार्कशीट में एक करेक्शन है और आज तक मैं सही नहीं कराया हूँ, और कहीं कोई रोक टोक नहीं होती है। हाई स्कूल से आपका सब कुछ देखा जाता है, और लास्ट डिग्री, जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रवक्ता बनना है, अगर आपको प्रवक्ता बनना है तो एक हाई स्कूल मार्कशीट और दूसरे प्रवक्ता की योग्यता क्या है, एमए है, एमए की मार्कशीट, इन दोनों में नाम सेम होना चाहिए। एक आध स्पेलिंग अगर इंटर में गड़बड़ है, BA में गड़बड़ है, कोई इशू नहीं है। ठीक, इसलिए परेशान होना है आपको। आइए प्रतिषेध। प्रतिषेध एक न्यायिक रीट है। प्रतिषेध एक न्यायिक रीट है। यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों को अपने निम्न न्यायालयों को निम्न मतलब छोटे, ऐसे करो, निम्न हटा दो, अधीनस्थ, हाँ, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हैं। हाँ, जारी करते हैं। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, तब उसके लिए प्रतिषेध नामक रीट जारी की जाती है। हो गया। देखिए, जैसे हमने आपको बताया है कि न्यायालय कई प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय जो कि जिलों में होते हैं, उच्च न्यायालय जो कि राज्य में होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत में एक है। अब जैसे जैसे हमारे देश में न्यायालय है, हर न्यायालय को उसी अधिकार क्षेत्र के तहत उनको काम दिया गया है। जैसे एक छोटी सी बात आप देख लीजिए
कि मान लीजिए कि इलाहाबाद एक शहर है, इसमें आपको लगता है कि कचहरी एक जिला कचहरी, लेकिन आप जाएंगे वहाँ न्यायालय बटे पड़े हैं। 5-7 कैटेगरी की जज हैं, CGM है, ACGM है, तहसीलदार है, ADM है, DM है, SDM है, ठीक। अब उसमें बटे हैं 5 या 6 जो भी हैं, तो उसमें ये दिया गया कि ये जो चोरी करके आएगा उसकी सुनवाई ये करेंगे, जो किसी की हत्या करके आएगा उसकी सुनवाई ये करेंगे, और जो रेप करके आएगा उसकी सुनवाई ये करेंगे, जो छेड़खानी करके आएगा उसकी सुनवाई ये करेंगे। क्योंकि हर सजा की जुर्माना और जो हर अपराध का जुर्माना और सजा अलग अलग है। तो दे दिया जाएगा कि 5,000 तक जुर्माना वाला ये देखेंगे, 10,000 तक वो देखेंगे, फांसी तक ये देखेंगे। मान लीजिए कि किसी को फांसी जैसे मामले की सुनवाई करनी है, DM के पास जाना चाहिए, और रीट कहाँ चली गई, जो चोरी करके जाता है उसके पास, ठीक। तो DM क्या करेगा, उसको प्रतिषेध नामक रीट निकालेगा अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए, कहेगा कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र नहीं आता है, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस पर रोक लगाओ। एक उदाहरण और आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य का जब झगड़ा होता है तो उसकी सुनवाई कहाँ कहती है, सुप्रीम कोर्ट में। क्यों, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सटा हो गया है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई बात चल रही है, तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, बिहार का पटना में है। तो अब मान लीजिए बिहार ने क्या किया, रीट जारी कर दिया पटना में कि उत्तर प्रदेश मेरे साथ ये कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तो अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या कहेगा, तुरंत पटना को प्रतिषेध नामक रीट जारी करेगा। तुम कैसे सुनवाई कर रहे हो, ये हमारा मामला है। एक राज्य से दूसरे राज्य का जब झगड़ा होता है तो सीधा सुनने का हक अधिकार किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो तुम तो उच्च न्यायालय हो, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, तो क्या करेगा, प्रतिषेध नामक रीट जारी करके रोक लगा देगा। यह कार्य क्षेत्र तुम्हारे अधिकार के तहत नहीं आता है। क्लियर हुआ ये? किसी को वो आएगा जो किसी केस को अपने पास बुला लेता है सुप्रीम कोर्ट। किसको? सुप्रीम कोर्ट, जैसे कोई केस रहता है हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास बुला लेगा। नहीं, ऊपर अभी आएगा, रोक लगाना अलग होता है, फिर अपने पास जब बुलाएगा तो दूसरी बात होती है। चीज वही है, जैसे इसमें बात आप कह सकती हो, आप कह सकती हो, पहले क्या कहेगा, रोक लगाएगा। इस प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो, प्रतिषेध नामक रीट कोई भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, और यह ऐसे अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है जिनके अधिकार क्षेत्र में जो सुनवाई नहीं रहती है उसको जब वो सुनने लगते हैं तो। क्लियर? अगला लिखिए, उत्प्रेषण। देखिए, प्रतिषेध की तरह प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी एक न्यायिक रीट है जिसे न्यायालयों के खिलाफ जारी किया जाता है, न्यायालयों के खिलाफ जारी किया जाता है। अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की सुनवाई करता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे अपने पास मंगा सकता है।